मॉर्निंग एवरीवन। बेटा लास्ट दो क्लासेस में हम लोगों ने क्या किया था कि मोर सर्किल का कॉन्सेप्ट सीखा था और पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है ना। तो उसके थ्रू हम लोगों ने समझा था कि जो मोर सर्किल है उससे न्यूमेरिकल जो है कैसे आसान हो जाता है। इवन if आपको फार्मूला नहीं पता है जो आपने डिराइव किया है सिग्मा थीटा का टाउ मैक्स का सिग्मा 1 सिग्मा 2 का, ये फार्मूले अगर आपको नहीं मेमोराइज हैं और मोर सर्किल आपको ड्रॉ करने आता है तो आप प्रॉब्लम को फिर भी सॉल्व कर सकते हो विद हेल्प ऑफ सिंपल ज्योमेट्री है ना। लेकिन ज्योमेट्री आपको पता होना चाहिए। मैंने 2-3 ज्योमेट्री बताई थी आपको कि मिड पॉइंट फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो फार्मूला पता होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल कैसे डील करना है। अगर ये सारी चीज़ें आपको पता है तो आप आसानी से मोर सर्किल से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो उसी सीक्वेंस में आज हम लोग एक और न्यूमेरिकल उठाते हैं जो कि गेट 1993 में पूछा गया। बहुत पुराना क्वेश्चन है बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लासिक क्वेश्चन है, इस वजह से मैं उसको डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा आपको कि कैसे एनालिटिकल मेथड में आप गलती कर सकते हो लेकिन ग्राफिकल मेथड में चाह के भी वो गलती नहीं होगी आपसे। तो वो क्वेश्चन जरा हम लोग देखते हैं। बेटा क्या था कि एक आपका पॉइंट इन स्ट्रेन मटेरियल है, ऐसा कुछ स्टेट ऑफ स्ट्रेन दिया हुआ है कि इस सरफेस पे सिग्मा एक्स इज व्हाट, सिग्मा एक्स इज 60 मेगा पास्कल और यहाँ पे जो टाउ है टाउ एक्स वाई इज 20 मेगा पास्कल, ऐसा कुछ दिया हुआ था क्वेश्चन। और ये एंगल जो दिया हुआ है दिस एंगल इज 45 डिग्रीज और यहाँ पे आपका क्या है सिग्मा थीटा और ये जो आपको दिया हुआ था टाउ थीटा 20 मेगा पास्कल एंड सिग्मा थीटा इज 100 मेगा पास्कल, सिग्मा थीटा इज 100 मेगा पास्कल। आपसे पूछा गया था फाइंड वैल्यूज ऑफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। मैंने डेटा वही नहीं लिया है बट क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन है बस डेटा मैंने चेंज कर दिया, शायद हो सकता है तो मैंने अभी देखा याद आ गया मुझे, तो डेटा में भी चेंज बट क्वेश्चन जो था ऐसा ही कुछ था। आपसे सिग्मा 1 सिग्मा 2 के 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से आपको पिक करना था, ठीक। तो पहला अप्रोच आपका क्या होगा, जिसको मोर सर्किल नहीं आता है वो सीधे से फॉर्मूला यूज करने की कोशिश करेगा। वो फॉर्मूला क्या है सिग्मा 1 2 इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। अब आपको लग रहा होगा ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिग्मा एक्स दिया हुआ है सिग्मा वाई नहीं दिया है मतलब 0 ले लेते हैं, टाउ एक्स वाई की वैल्यू 20 दी हुई है, इसे 20 पुट कर देंगे और आपका आंसर जो आ जाएगा सिग्मा 1 2 इक्वल्स टू सिग्मा एक्स इज व्हाट 60 सिग्मा वाई 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 60 फिर सिग्मा वाई 0 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई मतलब 20 का स्क्वायर और प्लस माइनस कर दो, यू विल गेट सम वैल्यू। और ये ऑप्शन ये आंसर जो है जो आपको आएगा यहाँ से वो ऑप्शन में आपको मिलेगा दिया होगा और जैसे ही आप देखो उस जगह उसको टिक कर दोगे और आपको लगेगा ये डेटा तो देने की जरूरत नहीं है, तो डाटा था है ना, इसको कोई मतलब नहीं था ऐसे ही देखिए उन्होंने बेवकूफ बनाने की, लेकिन ऐसा है नहीं। ये पूरा का पूरा जो भी सपोज से क्वेश्चन सॉल्व करेगा ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो पहले इस प्रॉब्लम को मैं मोर सर्किल सॉल्व करता हूँ, फिर बताऊंगा सही तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का। ये फॉर्मूला लगा के भी आप सॉल्व कर सकते हो लेकिन उसका तरीका जो होगा अलग होगा। हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं, वो क्या मिस कर रहे हैं हम लोग रीड नहीं कर पा रहे हैं। अभी मैं बताता हूँ कैसे आप उसको समझोगे। जरा देख रहे मोर सर्किल बनाने की कोशिश करते हैं, चलो आ जाओ। मोर सर्किल बनाना क्या करना है, ये हो गया आपका टाउ एक्सिस, ये होता है आपका सिग्मा एक्सिस और आप देख पा रहे हो, आपको पता है कि बेसिकली इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे दो प्लेन्स पे स्ट्रेस कंडीशन दी हुई है, एक वर्टिकल प्लेन पे और उस वर्टिकल प्लेन के साथ जो 45 डिग्री है, अगर ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री, वर्टिकल प्लेन से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जो प्लेन है उस पे पोजीशन स्ट्रेस कंडीशन दी हुई है। और मैंने बताया था मोर सर्किल अगर कोई है, अगर कोई मोर सर्किल आपके पास है तो मोर सर्किल के जो सर्कमफेरेंस पे पॉइंट्स होते हैं उनके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस ऑन
डिफरेंट प्लेन्स। तो अगर इस प्लेन पे लगने वाले स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस की बात करें तो वो इन्हीं में से कोई एक पॉइंट होगा। इस प्लेन पे लगने वाले स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस की बात करें तो वो भी इसी किसी पॉइंट में से एक होगा, इस सर्कमफेरेंस पे किसी पॉइंट। और इस प्लेन पे लगने वाले स्ट्रेसेस भी क्या होंगे, इसी सर्कमफेरेंस पे कोई ना कोई पॉइंट होंगे। तो जरा समझते हैं, हमारा साइन कन्वेंशन आपको पता है कि टेंसाइल स्ट्रेस विल बी व्हाट, पॉजिटिव, कंप्रेसिव स्ट्रेस विल बी व्हाट, नेगेटिव, clockwise shear will be what, positive, and anti clockwise shear will be what, negative। ये मोर सर्किल के हमारा साइन कन्वेंशन। अगर ये साइन कन्वेंशन आपको पता है तो जरा आगे देखते हैं क्या करना। इसको मैं फिलहाल ट्रेस करता हूँ, फिर तभी बनाऊंगा। तो देखिए बेटा, सबसे पहले इस प्लेन की बात करते हैं। अच्छा, मोर सर्किल बनाने के लिए आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट पता होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 पॉइंट पता है, इस पॉइंट से पास होने वाला सर्कल जो है आप बना सकते हो, ठीक है। तो 2 पॉइंट आपको पता ही होना चाहिए। तो लेकिन 2 पॉइंट पता होने का मतलब क्या है कि 2 प्लेन्स पे स्टेट ऑफ स्ट्रेस पता हो। तो आप देखो, एक प्लेन ये हो गया तो दूसरा प्लेन ये हो गया, और ये दोनों पॉइंट जो होंगे, मतलब इन दोनों प्लेन पे लगने वाले स्ट्रेस का स्टेट जो होगा इस मोर सर्किल के सर्कमफेरेंस पे कहीं कहीं लाई करेगा। तो अपना साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए दोनों पॉइंट को हम लोग प्लॉट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, एक्स प्लेन पे सिग्मा एक्स टेंसाइल है, मतलब आगे बढ़ेंगे, सिग्मा एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन जाएंगे, टाउ एक्स वाई एंटी क्लॉकवाइज है तो हम कहां जाएंगे, नीचे आएंगे। मतलब जो एक्स प्लेन के कोऑर्डिनेट्स होंगे दे विल बी समथिंग लाइक 60, -20, ये हो जाएगा एक्स प्लेन पे लगने वाला स्ट्रेस। वाई प्लेन पे आते हैं, सॉरी थीटा प्लेन पे आते हैं। थीटा प्लेन पे जो स्ट्रेस है वो क्या है, 100 मेगापास्कल है, टेंसाइल है, पॉजिटिव हो गया, और ये कैसा है, दिस इज अगेन एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर से वो नीचे आएगा, टेंसाइल आगे जाएंगे और नीचे आएंगे। और कितना नीचे आएंगे, ये भी 20 है, देखो इस पे भी शियर स्ट्रेस 20 है, इस पे भी शियर स्ट्रेस 20 है, और दोनों नेगेटिव है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज है। तो वो यहाँ जो पॉइंट आएगा ये भी कितना होगा, 100, -20। इतनी बात क्लियर हुई सबको। तो आपको मोर सर्किल के 2 पॉइंट्स मिले, तो हम क्या कर सकते हैं, एक रफ डायग्राम बनाते हैं। ये दोनों पॉइंट मोर सर्किल पे हैं तो हम एक मोर सर्किल बना देते हैं ऐसे। ये आपका मोर सर्किल ड्रॉ हो गया है। इसका सेंटर कहीं यहाँ हो, कुछ भी हो सकता है, अभी मुझे कुछ नहीं पता है, मैं इसी को यूज करने जा रहा हूँ, इसी कॉन्सेप्ट को, मोर सर्किल कॉन्सेप्ट को ही यूज करूंगा सिंपल। 60, -20, ये कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पे हो गए, ये कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पे हो गए। तो इस पॉइंट से पास होने वाला जो रेडियस होगा दैट विल बी योर एक्स प्लेन, और इस पॉइंट से पास होने वाला रेडियस होगा दैट विल बी योर थीटा प्लेन। तो ये आपका थीटा प्लेन हो गया, और ये क्या हो गया आपका, अच्छा ये देखिए, ये दोनों रेडियस हैं, इसके बराबर होंगे। और आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये एक्स प्लेन के साथ ये जो इंक्लाइन प्लेन है 45 डिग्रीज बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एक्स प्लेन के साथ इंक्लाइन प्लेन 45 डिग्री बना रहा है एक्चुअल सिचुएशन में, तो मोर सर्किल में वो 90 डिग्री फॉर्म करेगा। तो देखो आपका ये एक्स प्लेन है, एक्स प्लेन से 90 डिग्री पर आपको मिलेगा क्या, थीटा प्लेन मिलेगा। तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये 90 डिग्रीज है तो अगर मैं इसको जोड़ दूँ ऐसे, अगर इन दोनों पॉइंट्स को मैं जोड़ दूँ ऐसे, क्या ये ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो अगर ये 90 और ये साइड बराबर, तो क्या ये एंगल 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, जरा वो समझते हैं। हमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 निकालना है, और हमें पता है कि सर्कल जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है सिग्मा एक्सिस को, वो एक सिग्मा 2 शो करता है, और जो दूसरा डिस्टेंस होता है जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है, मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी सिग्मा 1। तो देखिए, अगर सिग्मा 2 और सिग्मा 1 निकालना है तो हमें क्या पता करना होगा। अगर मुझे सेंटर ऑफ द सर्किल पता चल जाए एंड रेडियस ऑफ द सर्किल पता चल जाए, 2 चीजें आप हमेशा ध्यान रखो, मोर सर्किल से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो 2 चीजें आप फाइंड आउट करने की कोशिश करो, सेंटर ऑफ द मोर सर्किल एंड रेडियस ऑफ द मोर सर्किल। सेंटर और रेडियस पता चल गया तो आप कुछ भी निकालना चाहते हो वो निकल जाएगा। तो कैसे हम लोग सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करें, जरा देखते हैं। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, देखिए ध्यान जरा, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो बताइए ये डिस्टेंस होगा, क्या ये 20 होगा, दिस वर्टिकल डिस्टेंस है, टाउ
-20 है, तो ये डिस्टेंस कितना 120, इसका मतलब सही होता है। और ये एंगल अगर 45 डिग्री है तो क्या ये एंगल भी 45 डिग्री होगा? क्या ये एंगल भी 45 होगा? और अगर ये एंगल 45 डिग्रीज है तो क्या आप ये डिस्टेंस पता कर पाओगे? क्या आप ये रेडियस पता कर पाओगे? तो अगर मैं नाम दे दूं, इसको मैं बोलता हूं ए ओ बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी, क्या मैं लिख सकता हूं? tan 45 equals to perpendicular upon base. Perpendicular is what? OB divided by base is what? 20. तो क्या OB की वैल्यू जो है that will be 20 tan 45 degrees. OB पता चल गया। Similarly अगर मैं cos 45 लिखूं यहीं पे in the same triangle, cos 45 equals to base upon hypotenuse, मतलब क्या लिखना 20 divided by hypotenuse is what? OA, और OA is nothing but radius. OA is nothing but radius. Then इसको मैं क्या OA को R लिख सकता हूँ, therefore R will be 20 divided by cos 45. तो जो दो चीजें मैंने बोला कि मोर सर्किल को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चाहिए आपको, दैट इज सेंटर एंड रेडियस, तो उसका रेडियस हमें मिल गया, और रेडियस मिल गया तो मुझे सेंटर फाइंड आउट करना, ओबी भी फाइंड आउट करना। कैसे फाइंड आउट कर लेंगे? ये आपको ओबी मिल गया यहाँ से, और उसमें ये डिस्टेंस अगर ऐड कर दें, और आपको पता है ये डिस्टेंस क्या है, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट 60, तो दिस डिस्टेंस इज 60, तो 60 में ओबी ऐड कर दें तो क्या मुझे सेंटर की पोजीशन पता चल जाएगी ओरिजिन से, और सेंटर पता चल गया, रेडियस वहां से पता चल गया, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बस इतना ही आपको पता करना था। तो बताइए जरा यहाँ से ओबी क्या आ जाएगा? ओबी जब हम सॉल्व करेंगे, मैं कैलकुलेटर देखता हूँ, ओबी विल बी 20 tan 45, दैट विल बी 20, ओके, tan 45 मतलब 1 होता है, ओबी विल बी 20। यहाँ देखते हैं R इक्वल्स टू 20 divided by cos 45, you will get 28.28, clear? तो अगर मैं पूछूं सेंटर ऑफ द मोर सर्किल, सेंटर ऑफ मोर सर्किल क्या हो जाएगा? दैट विल बी 60 प्लस 20, दैट इज 80, यानी इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? 80 होगी। तो अब बताओ बेटा आपको सिग्मा 2 यानी ये वैल्यू और सिग्मा 1 यानी ये वैल्यू का फाइंड आउट करनी है, तो क्या करना होगा आपको? सेंटर में ये सेंटर डिस्टेंस है, सेंटर डिस्टेंस में अगर रेडियस ऐड कर दो देन यू विल गेट सिग्मा 1, और सेंटर डिस्टेंस में अगर रेडियस माइनस कर दोगे दैट विल बी सिग्मा 2। तो देखो क्या हो जाएगा, अगर मैं सिग्मा 1 की बात करूं, यहाँ पे अगर सिग्मा 1 की बात करें हम लोग, सिग्मा 1 इक्वल्स टू व्हाट? 80 और प्लस 80 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि सेंटर डिस्टेंस ये है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपका सिग्मा 1 है, ये 80 हमने अभी निकाला, तो इसमें रेडियस जोड़ दें, देन यू विल गेट व्हाट? रेडियस इज व्हाट? 28.28, यू विल गेट 108.28 मेगा पास्कल, दिस विल बी योर सिग्मा 1। सिग्मा 2 क्या हो जाएगा? सिग्मा 2 विल बी व्हाट? 80 जो कि डिस्टेंस है पूरी माइनस रेडियस, मतलब माइनस 28.28, तो 80 माइनस 28.28, you will get 51.72 मेगा पास्कल। ये आपका आंसर हो गया। मुझे ये बात आपको समझानी थी, इस वजह से इतना टाइम होगा, नहीं तो अगर आपको ये ज्योमेट्री पता है, इतना अगर मैनिपुलेशन आप ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन कर पाते हो तो आपके लिए सॉल्व करने के 2 से 3 मिनट का काम है। लेकिन अभी जो पिछला हमने देखा था, जो एनालिटिकल मेथड सॉल्व करने जा रहे थे आप लोग, तो आपने क्या समझा होगा? समझ कुछ लोग पकड़ भी सकते हो, कुछ लोग को नहीं समझ में आएगा कि सिग्मा वाई नहीं दिया तो उसको 0 मान लें, ठीक है? मैंने जब इक्वालिटी ऑफ क्रॉस सीयर्स की बात करी तो मैंने बोला था अगर एक प्लेन पे सीयर आएगा तो अपने म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पे भी सीयर लेके आएगा, यानी अगर यहाँ पे टाउ एक्स वाई है तो
यहाँ पे भी टाउ एक्स वाई होगा ही होगा। और इस पे नॉर्मल स्ट्रेस की बात अभी आपको नहीं पता है, ठीक है, यानी सिग्मा वाई वाई नहीं पता है, यानी सिग्मा वाई यहाँ कुछ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जो स्टैंडर्ड केस होता है आपका, जो ये स्टैंडर्ड केस था, इसमें अगर ऐसा दिया हुआ है 20 मेगा पास्कल ऐसा है, 20 मेगा पास्कल ऐसा है कुछ, यहाँ पे शियर स्ट्रेस दिया हुआ है ऐसे कुछ करके, इस सिचुएशन में आपका सिग्मा वाई 0 होगा ही, क्योंकि दिया नहीं है। लेकिन जब इंक्लाइंड प्लेन पे स्ट्रेस कंडीशन दे दे आपको, तो आपको चेक करना पड़ेगा सिग्मा वाई 0 है या नहीं है। ऑब्वियसली नहीं होगा 0, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो बेटा टाउ तो बैलेंस हो गया, लेकिन इस सिग्मा थीटा के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो इसको बैलेंस करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ स्ट्रेस लगाना पड़ेगा आपको। यानी सिग्मा वाई जिसको आप 0 समझ रहे थे वो 0 नहीं है। सिग्मा वाई 0 अगर नहीं किसी प्लेन पे सिग्मा वाई नहीं दिया हुआ है या सिग्मा एक्स नहीं दिया हुआ है, तो उसको आप तभी 0 समझोगे जब आपको ये स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ स्ट्रेस दिया होगा, मतलब ये रेक्टेंगुलर वाला सेक्शन दिया हुआ है आपको। अगर ऐसा कुछ सेक्शन दिया हुआ है ट्रायंगल वाला या फिर किसी और सेक्शन जहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन पे स्ट्रेसेस दिए होते हैं, उस केस में आप सिग्मा वाई को एज सच 0 नहीं मान सकते हो। और यही गलती हम लोग स्टार्टिंग में कर रहे थे, और उसके एवज में एक आंसर भी दिया होगा जिसको आप टिक करके आगे निकल जाओगे, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है मोर सक्सेस, वो गलती हो ही नहीं सकती। तो हमको पता है कि अच्छा यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री है। अगर इन दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल है तो ये एक्स प्लेन है, तो वाई प्लेन कहीं यहाँ पर लाई करेगा, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये पॉइंट जो है वाई प्लेन पे लगने वाले स्ट्रेसेस को बताएंगे, दिस विल बी सिग्मा वाई कॉमा टाउ एक्स। और आप देख पा रहे हो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में टाउ वाई जो है वो टाउ एक्स वाई 0 नहीं है, वो इसी के बराबर हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया अभी। इक्वालिटी ऑफ क्रॉस हियर से अगर यहाँ 20 है, यहाँ पर भी 20 आएगा। और आप देखो सिग्मा वाई की वैल्यू भी 0 नहीं है, सिग्मा वाई की कुछ वैल्यू आएगी। बात समझ आ रही? अगर सिग्मा वाई वैल्यू कैलकुलेट करें तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, वो भी आसान है। इतनी बात समझ में आए आपको, और इतनी बात समझ में आए। अब जरा देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसी प्रॉब्लम को, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट एनालिटिकल मेथड, ठीक। इतनी बात क्लियर है आपको। ये मोर सर्फेस प्रॉब्लम। अब इसमें आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। आपको टाउ मैक्स प्लेन निकालना है, तो ये प्लेन है टाउ मैक्स प्लेन। इस टाउ मैक्स प्लेन पे आपको टाउ मैक्स कितने एंगल पे है, ये एंगल आप ज्योमेट्री यूज करके निकाल सकते हो, यानी एक्स के साथ कितना एंगल है, इसके साथ 45 डिग्री का होता है। ये प्रिंसिपल प्लेन है आपका, ये माइनर प्रिंसिपल प्लेन है, ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन है। क्लियर है? ये गेट क्वेश्चन था, ये ऑप्शन था आपके पेपर में, यही ऑप्शन आपका सही आंसर है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को जरा हम लोग एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब जरा जब ये हम लोग बात समझ गए हैं कि सिग्मा वाई 0 नहीं होगा, सिग्मा वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। तो सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई 0 नहीं होगा, ये बात आप समझ गए। जब भी इंक्लाइंड प्लेन पे स्ट्रेस ऑफ स्ट्रेसेस दिए हो, तो आप जो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं उस पे स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को जरा एक बार हम लोग एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या हो जाएगा बताइए। अब हमने इसको जो हम लोगों ने सुपरफ्लुअस डेटा माना था कि इसका कोई यूज नहीं है, अब इसका यूज करेंगे पहले। देन व्हाट वी हैव टू डू कि सिग्मा थीटा इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। तो आपको ये क्या है, सिग्मा 45 है ना, थीटा इक्वल्स टू 45, सिग्मा एक्स 60 दिया हुआ है, सिग्मा वाई आपको नहीं पता है, उसको 0 नहीं पुट करोगे, सिग्मा वाई बाय 2 करोगे, प्लस 60 माइनस सिग्मा वाई बाय 2 कॉस 90 डिग्री और प्लस 20 साइन 90। और आपको पता है cos 90 जहाँ पे आएगा उस टर्म को क्या करेगा, वो 0 कर देगा। तो यहाँ से आपको सिग्मा 45 पता है, सिग्मा 45 इज 100, तो क्या लिखोगे 100 इक्वल्स टू, इसको आप करो 60 डिवाइडेड बाय 2 30 हो जाएगा, और प्लस सिग्मा वाई बाय 2 और प्लस 20 साइन 90 मतलब 20, देन यू विल गेट सिग्मा वाई इक्वल्स टू 100 माइनस 50 और मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज अगेन 100 मेगापास्कल। यानी सिग्मा वाई की वैल्यू जो 0 आप समझ रहे हैं, वो 0 नहीं लिखी 100 है, सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी है 100 है। अब आपको सिग्मा वाई की जब वैल्यू मिल गई है, देन यू कैन कैलकुलेट सिग्मा 1 का वन। सिग्मा 1 इक्वल सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। क्या हो जाएगा वैल्यू, सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी 60, सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी 100 डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स 60 माइनस 100 40 डिवाइडेड बाय 20
20 का स्क्वायर एंड प्लस 20 का स्क्वायर, यू विल गेट सिग्मा 1, 2 इक्वल्स टू 80 प्लस माइनस, इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे आप 20√2 आएगा, और 20√2 कितना हो जाएगा, अगेन 28.28, 20√2 दैट इज 28.28, 28.28, और यहाँ से सॉल्व करोगे देन यू विल गेट सिग्मा 1 इक्वल्स टू अगेन सेम वैल्यू 108.28 एंड सिग्मा 2 विल बी 51.7। इतनी बात आपको क्लियर हो। तो देखो एनालिटिकल मेथड से भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड सॉल्व करना इजी भी है, प्लस गलती होने के चांसेस नहीं है। इनकेस आपको ये बात नहीं पता चलती कि मान लो सिग्मा वाई वैल्यू होगी कि नहीं होगी, ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया अभी आपको, अगर ये बात नहीं भी पता है तब भी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। अगर मोर सर्किल सॉल्व करोगे सही हो जाएगा, एनालिटिकल मेथड सॉल्व करने जाओगे 100% आप गलती करने जा रहे हो। लेकिन अगर जिसको पता है कि नहीं पहले हम देख लेते हैं सिग्मा वाई वैल्यू क्या आ रही है, तो मैं सिग्मा इसकी 45 वैल्यू पुट कर देता हूँ, बाकी सारी चीजें नोन है, सिग्मा वाई वैल्यू आ जाएगी। अब सिग्मा वाई वैल्यू मिल गई तब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई तो होगा, ये तो श्योर था। सिग्मा वाई 0 होगा कि नहीं 0 होगा ये कंफ्यूजन था, तो यहाँ से आपको मिल गया सिग्मा। अच्छा, सिग्मा वाई वैल्यू आप और फॉर्मूले से निकाल सकते थे, जो टाउ थीटा दिया हुआ है, तो कर सकते हैं सिग्मा थीटा वाला ही यूज किया, टाउ थीटा भी यूज कर सकते थे। टाउ थीटा वाला टाउ 45 इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ x। अच्छा, इससे कुछ नहीं पता चलेगा, इससे नहीं पता चलेगा, उसी से पता चलेगा, क्योंकि ये क्या होगा, दिस वैल्यू विल बी साइन 90 नहीं क्या होगा, टाउ साइन 2 थीटा प्लस टाउ xy cos 2 थीटा। इसमें वैल्यू कितनी है 45 माइनस 20 हो गई, क्योंकि हमारे कन्वेंशन के हिसाब से सीधे सिग्मा थीटा नीचे होना चाहिए, लेकिन ये ऊपर की तरफ है, तो क्या लिखेंगे माइनस ऑफ 20 इक्वल्स टू 60 माइनस सिग्मा y डिवाइडेड बाई 2, और साइन 90 वैल्यू कितनी 1 और प्लस 20 cos 90 मतलब 0, तो क्या मिल गया आपसे 60 मतलब क्या हो जाएगा माइनस 20 इक्वल्स टू 30 माइनस सिग्मा y बाई 2। तो यहाँ से आप सिग्मा y बाई 2 इधर ले आओ, 20 इधर लेके आओ, यू विल गेट सिग्मा y बाई 2 इक्वल्स टू 50 या फिर सिग्मा y इक्वल्स टू 100। देखिए यहाँ से भी आपको सिग्मा y वैल्यू 100 मिलेगी। तो आप चाहे सिग्मा थीटा फॉर्मूला यूज कर लो, चाहे टाउ थीटा फॉर्मूला यूज कर लो, वहां से सिग्मा वाई वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन से क्या कंक्लूड किया हम लोगों ने, दो कंक्लूजन हमारा इस क्वेश्चन से। पहला कंक्लूजन ये कि जहां तक हो सके मोर सर्किल यूज करो, क्योंकि मोर सर्किल यूज करोगे आपको गलती नहीं होगी, फॉर्मूला नहीं आता तब भी मोर सर्किल यूज कर सकते हो, ज्योमेट्री आपको आनी चाहिए, लेकिन है ना एनालिटिकल माइंड आपको होना चाहिए ना। तो अगर आपको मोर सर्किल पता है तो मोर सर्किल से अप्रोच करिए, क्योंकि एनालिटिकल अप्रोच से आपको दो गलतियां कर सकते हो, एक तो आप फार्मूला मिस्टेक कर सकते हो, दूसरा क्या कि अगर आपको कुछ चीज़ें अगर जैसे अभी यही कॉन्सेप्ट बताया कि अगर इंक्लाइन प्लेन पे स्ट्रेस लग रहा है तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पे स्ट्रेसेस 0 होंगे कि नहीं होंगे, अगर नहीं दिए हुए तो यहाँ पे 0 नहीं होगा। उसके पीछे लॉजिक मैंने बताया आपको, सिग्मा थीटा इंक्लाइंड है यहाँ पे, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ये बैलेंस करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट को बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए यहाँ पे, वही आपका सिग्मा वाई होगा। लेकिन आपको जनरल परसेप्शन क्या है कि अगर यहाँ सिग्मा वाई नहीं दिया हुआ है तो सिग्मा वाई वैल्यू क्या लेते हैं 0 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो पाएगा। जब भी एक वर्टिकल प्लेन या हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड प्लेन पे दिया हो, मतलब एक वर्टिकल प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन पे स्टेट ऑफ स्ट्रेस दिए हो और एक इंक्लाइंड प्लेन पे स्टेट ऑफ स्ट्रेस दिए हो, तो जिस प्लेन पे स्टेट ऑफ स्ट्रेस नहीं दिया हुआ है उसको आप एट 0 नहीं मानोगे, वहाँ कुछ ना कुछ आएगा, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है आपको? तो इतनी बात क्लियर है तो जरा एक आध हम लोग स्टैंडर्ड केस है इसका देखने की कोशिश करते हैं। ये न्यूमेरिकल क्लियर है, अच्छा न्यूमेरिकल था, गेट में आया हुआ है, इससे बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर करती है। तो एक स्टैंडर्ड केस हम लोग लेके चलते हैं। मोर सर्किट में मैंने बताया कि कुछ स्टैंडर्ड केसेस होते हैं जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कस नहीं किया है, तो उसको फटाक से हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं ना क्या क्या स्टैंडर्ड केसेस हो सकते हैं पॉसिबल। सबसे पहला स्टैंडर्ड केस क्या है?